कहते हैं एक आम इंसान अपने दिमाग की सिर्फ 10% ताकत ही इस्तेमाल कर पाता है और बाकी 90% हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाती है। लेकिन जरा सोचो, अगर किसी तरह वो सारे लॉक्स टूट जाए और इंसान अपने ब्रेन की 100% कैपेसिटी इस्तेमाल कर ले, तो क्या वो सिर्फ दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बनेगा या फिर खुद एक भगवान जैसी ताकत हासिल कर लेगा? कहानी की शुरुआत एक बड़े होटल के बाहर होती है, जहां लूसी अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ खड़ी थी। दोनों की मुलाकात सिर्फ एक हफ्ते पहले ही हुई थी और पिछली रात की पार्टी के बाद लूसी अभी भी नशे के असर में होती है। रिचर्ड इसी बात का फायदा उठाकर उससे एक ऐसा काम करवाना चाहता था जो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक बेहद खतरनाक राज छुपा था। रिचर्ड लूसी से कहता है कि बस होटल की रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर जैंग के बारे में पूछना है और उन्हें एक ब्रीफकेस दे देना है। लेकिन लूसी को बात कुछ हजम नहीं होती। वो सोचती है कि इतने छोटे से काम के लिए रिचर्ड को $2000 क्यों मिले? आखिर इस ब्रीफकेस में ऐसा क्या है? इसी वजह से लूसी साफ मना कर देती है, लेकिन रिचर्ड अपनी चालाकी से हैंडकफ की मदद से ब्रीफकेस को लूसी के हाथ से बांध देता है। अब लूसी के पास होटल के अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। रिसेप्शन पर पहुंचकर लूसी मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है और बताती है कि उसे रिचर्ड ने भेजा है। क्योंकि मिस्टर जैंग को इंग्लिश नहीं आती, रिसेप्शनिस्ट उनकी बात चाइनीज में ट्रांसलेट करता है। तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो लूसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। पता चलता है कि मिस्टर जैंग कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक खौफनाक माफिया है और अगले ही पल उसके आदमी रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। बिना एक सेकंड सोचे रिचर्ड को सबके सामने गोली मार देते हैं। वहां मौजूद लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि हद से ज्यादा पावरफुल थे। अगले ही पल वे लूसी को जबरदस्ती अपने साथ उठा ले जाते हैं। लूसी को एक ऐसी जगह लाया जाता है जहां मिस्टर जैंग अपने दुश्मनों को बेरहमी से टॉर्चर और एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ये खौफनाक मंजर देखते ही लूसी की सांसें तक रुक जाती हैं। फिर मिस्टर जैंग उसके पास आता है और एक ट्रांसलेटर के जरिए उससे बात करता है। घबराई हुई लूसी रो रो कर बताती है कि इस सब के पीछे रिचर्ड है। वो कहती है कि यह एक बड़ी गलतफहमी है, उसे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अपनी जान बचाने के लिए वो खुद को एक सीधी सादी शरीफ लड़की बताकर रहम की भीख मांगती है। लेकिन मिस्टर जैंग उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है रिचर्ड पैसों के लिए किसी को भी बेच सकता है। इसके बाद वो लूसी को ब्रीफकेस का सिक्योरिटी कोड बताकर सामने वाले रूम में चला जाता है। उधर उसके सारे आदमी बुलेट प्रूफ आर्मर और शील्ड्स के साथ पूरी तरह अलर्ट खड़े रहते हैं। जैसे ही ब्रीफकेस खुलता है उसके अंदर प्लास्टिक पैकेट्स नजर आते हैं जिनमें एक अजीब सा नीले रंग का पाउडर भरा था। मिस्टर जैंग उस पाउडर का थोड़ा सा सैंपल निकालता है और उसके आदमी एक कैदी को लेकर आते हैं जिसे सिर्फ ड्रग की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए जिंदा रखा गया होता है। जैसे ही वो कैदी उस पाउडर का छोटा सा डोज लेता है उसकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी हालत बेकाबू हो जाती है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। टेस्ट सक्सेसफुल होते ही मिस्टर जैंग बिना एक सेकंड सोचे उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसके लिए वो इंसान सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था और अब उसकी कोई कीमत नहीं बची थी। इसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को अपने लिए काम करने का ऑफर देता है, लेकिन लूसी उस ऑफर को सीधे रिजेक्ट कर देती है। ये सुनते ही जैंग का एक आदमी उसके सिर पर इतना जोर का पंच मारता है कि वो तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लेक्चर हॉल में, जहां एक फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर नॉर्मन अपने स्टूडेंट्स को ह्यूमन ब्रेन की हिडन पावर्स के बारे में बता रहे होते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन कहते हैं कि उनकी सालों की रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने ब्रेन की सिर्फ 10% कैपेसिटी ही यूज कर पाता है, जबकि बाकी 90% एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें कई रहस्यमयी पावर्स छिपी हो सकती हैं। अगर कभी कोई इंसान उसे अनलॉक कर ले तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि आज तक इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जितनी भी प्रोग्रेस की है वो सिर्फ इसी 10% ब्रेन यूजेज की वजह से हुई है। अगर बात जानवरों की करें तो ज्यादातर एनिमल्स अपने ब्रेन का लगभग 5% ही यूज करते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स इस मामले में काफी अलग हैं। वे अपने ब्रेन का करीब 20% तक यूज कर सकती हैं। इसी वजह से उन्होंने सोनार वेव्स जैसी एडवांस्ड एबिलिटी डेवलप की है, जिसके थ्रू वे पानी के अंदर रहकर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेती हैं। प्रोफेसर नॉर्मन फिर एक और इंटरेस्टिंग बात समझाते हैं। अगर सेल्स को सही एनवायरनमेंट मिले तो वे ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कंडीशंस खराब होती हैं वही सेल्स खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और यहीं से तबाही की शुरुआत होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूसी की तरफ, जहां वो एक होटल के कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी होती है और हर गुजरते पल के साथ उसकी कंडीशन और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही थी। जब लूसी को होश आता है तब वो अपने पेट की तरफ देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पेट पर बैंडेज बंधी होती है जो खून से सनी हुई थी। पास ही ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स बिखरे पड़े थे और यहीं से उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका था। तभी एक गुंडा उसे कपड़े पहनकर बाहर आने का ऑर्डर देता है। बाहर पहुंच
पहुंचते ही लूसी डर के साथ सीधा मिस्टर जंग से पूछती है, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? इसका जवाब मिस्टर जैंग का इंग्लिश बोलने वाला आदमी देता है। वो बताता है कि उन्होंने लूसी की बॉडी से कोई ऑर्गन नहीं निकाला, बल्कि उसके पेट के अंदर एक ब्लू ड्रग का पैकेट छुपा दिया है, जिसका साइंटिफिक नाम CPH4 है। ये ड्रग इतनी रेयर और पावरफुल है कि इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में इसकी डिमांड आसमान छूती है और इसी वजह से इसकी कीमत भी करोड़ों में है। उनका पूरा प्लान था लूसी को एक ह्यूमन स्मगलर की तरह इस्तेमाल करके इस पैकेट को दूसरे देश तक पहुंचाना। और हैरानी की बात यह थी कि लूसी अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 और लोग भी थे, जिनके पेट में भी एक एक पैकेट सर्जिकली फिट किया गया था। सबको अलग अलग कंट्रीज भेजना था, जहां मिस्टर जैंग के लोग ऑपरेशन करके ये पैकेट निकालते और ब्लैक मार्केट में बेच देते। यही था उनके खौफनाक बिजनेस का असली राज। जाने से पहले वे लोग सबको एक और वार्निंग देते हैं कि अगर किसी ने भागने की कोशिश की या पुलिस की मदद लेने की सोची तो उनका पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। इस खौफनाक धमकी के बाद सबके मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है और उन्हें अगले सफर के लिए ले जाया जाता है। लूसी अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग को शांत रखने की पूरी कोशिश करती है। कुछ देर बाद जब उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वो खुद को एक सुनसान, ठंडे और कंक्रीट से बने कमरे के अंदर पाती है। वहां खड़ा एक गुंडा लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है। लूसी तुरंत उसे जोर से धक्का देकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर वह लूसी के पेट पर इतनी जोर से किक मारता है कि उसके पेट से खून बहने लगता है और उसके अंदर छुपाया गया CPH4 का पैकेट फट जाता है। अगले ही पल वो ब्लू ड्रग सीधा उसके ब्लड में घुलना शुरू हो जाता है। ये वही डेंजरस ड्रग थी जिसकी सिर्फ एक छोटी सी क्वांटिटी ने पहले उस बंदे की हालत खराब कर दी थी, लेकिन अब उसी ड्रग की पूरी पावर लूसी के बॉडी में एक्टिवेट हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका अपने ही शरीर पर कंट्रोल खत्म होने लगता है। उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है और अंदर से ऐसा लगता है जैसे हर सेल के अंदर छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स हो रहे हों। नीली चमकती एनर्जी धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। फिर एक ही पल में उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसके अंदर एक ऐसी रहस्यमयी पावर आ जाती है जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर नॉर्मन एक्सप्लेन करते हैं कि अगर इंसान अपने ब्रेन की सिर्फ 20% कैपेसिटी तक भी पहुंच जाए तो वह अपने पूरे बॉडी और इमोशंस पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर सकता है। ऐसी स्टेट में इंसान सबसे डेंजरस सिचुएशंस में भी बिल्कुल काम रहता है और हर डिसीजन परफेक्ट टाइमिंग के साथ लेता है। प्रोफेसर आगे बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। हैरानी की बात यह है कि हम उनमें से सिर्फ लगभग 10% का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारे ब्रेन के कनेक्शंस की संख्या तो गैलेक्सी के तारों से भी ज्यादा है, लेकिन इतना पावरफुल नेटवर्क होने के बाद भी इंसान आज तक उसकी असली पोटेंशियल का लगभग 90% हिस्सा अनलॉक ही नहीं कर पाया है। प्रोफेसर नॉर्मन अपने लेक्चर में बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने ब्रेन की 40% कैपेसिटी तक पहुंच जाए तो वो न सिर्फ दूसरे लोगों के डिसीजंस को महसूस कर सकता है, बल्कि मेटल जैसी चीजों को भी अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन इसके आगे क्या मुमकिन है? इसका जवाब उनके पास भी नहीं होता। तभी एक स्टूडेंट उत्सुक होकर पूछता है, अगर किसी ने अपने ब्रेन का 100% अनलॉक कर लिया तो क्या होगा? प्रोफेसर नॉर्मन कहते हैं, शायद उस लेवल की पावर को कोई संभाल ही नहीं सकता। दूसरी तरफ लूसी के बॉडी में घुला हुआ CPH4 अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स तेजी से एक्टिवेट होने लगते हैं और कुछ ही देर में वह 20% ब्रेन कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। अब उसके इमोशंस लगभग खत्म हो चुके होते हैं। हर चीज उसके लिए एक कैलकुलेशन बन चुकी होती थी। तभी एक गुंडा रूम के अंदर घुसता है। लूसी बड़ी चालाकी से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचकर पल भर में उसे धूल चटा देती है। फिर उसकी गन उठाकर सीधा बाहर निकल पड़ती है। इसके बाद लूसी बाहर बैठे गुंडों को भी खत्म कर देती है। इसी बीच एक गोली उसके शरीर को चीरते हुए निकल जाती है, लेकिन लूसी के चेहरे पर न दर्द दिखता है और न ही घबराहट। वो बड़े आराम से अपने हाथ से बुलेट बाहर निकाल देती है, जैसे उसके लिए ये एक नॉर्मल सा काम हो। ये सब देखकर प्रोफेसर नॉर्मन की बातें सच साबित होती नजर आ रही थीं। अब लूसी अपने पूरे शरीर पर हैरत अंगेज कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। इसके बाद वो सारे वेपन्स एक बैग में जमा करती है और बिना किसी देरी के एक कैब लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में जैसे ही कैब एक सिग्नल पर रुकती है, लूसी को अचानक एहसास होता है कि उसकी सुनने की शक्ति अब सामान्य नहीं रही। वो दूर खड़े लोगों की फोन कॉल्स तक साफ साफ सुन पा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही सेकंड तक उनकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद लूसी बिना किसी मेहनत के चाइनीज लैंग्वेज को भी समझने लगती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही लूसी सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाती है। वहां स्क्रीन्स पर चल रहे मेडिकल डेटा को देखकर वह डॉक्टर से कहती है कि यह सर्जरी उस मरीज की जान नहीं बचा सकती। फिर वो डॉक्टर पर गन तान कर उसे अपने स्टमक से ड्रग पैकेट निकालने का ऑर्डर देती है। लूसी की कंडीशन और उसकी अजीब बातें देखकर डॉक्टर्स पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन से पहले
उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन देने लगता है, लेकिन लूसी साफ मना कर देती है और बिना उस इंजेक्शन के ही सर्जरी करने को कहती है। लूसी अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि उसके दिमाग में उसकी पूरी लाइफ रिवाइंड हो रही है। उसे अपने जन्म से लेकर अब तक की हर एक मेमोरी बिल्कुल साफ याद आ रही है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के दूध का टेस्ट भी याद कर पा रही थी। एक ऐसी मेमोरी जो आमतौर पर किसी इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन थी। लूसी कहती है कि अब वह दुनिया की हर चीज को एक नए लेवल पर महसूस कर सकती है, ग्रेविटी, सनलाइट और हवा तक को। आखिरकार ऑपरेशन कंप्लीट होता है और डॉक्टर उसके स्टमक से ड्रग का एक पैकेट निकाल लेता है जिसका वजन लगभग 500 ग्राम था। बाकी ड्रग उसके बॉडी में पहले ही एब्जॉर्ब हो चुका था। जब डॉक्टर लूसी से पूछता है कि यह आखिर कौन सी ड्रग है, तो लूसी बताती है कि इसका नाम CPH4 है। ये सुनकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि CPH4 एक पावरफुल ड्रग है जो प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में प्रेगनेंसी के लगभग 6th वीक के आसपास बहुत ही कम मात्रा में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और इसी केमिकल की वजह से बेबी की बोन्स डेवलप होती हैं। डॉक्टर को सबसे ज्यादा शौक इस बात का लगा था कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी के बाद भी लूसी अब तक जिंदा कैसे है। उसे लगता है कि शायद लूसी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन लूसी अब रुकने वाली नहीं होती। वो सीधा मिस्टर जैंग के पास पहुंचती है। रास्ते में उसके आदमी लूसी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको आसानी से खत्म कर देती है और कुछ ही देर में मिस्टर जैंग के सामने खड़ी होती है। जैंग को कुछ समझ आता उससे पहले ही लूसी उसके दोनों हाथों पर नाइफ से अटैक कर देती है और CPH4 के बाकी 3 पैकेट्स के बारे में पूछती है जो 3 अलग अलग लोगों के पेट में छुपाए गए थे। मिस्टर जैंग कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन अब लूसी को आंसर लेने के लिए उसकी परमिशन की जरूरत नहीं होती। वो डायरेक्टली उसके माइंड को रीड करती है और जान लेती है कि वो 3 पैकेट्स बर्लिन, पेरिस और रोम में डिलीवर होने वाले हैं। इसके बाद लूसी अपनी एक फ्रेंड के घर पहुंचती है जहां वो प्रोफेसर नॉर्मन की ह्यूमन ब्रेन पर की गई कंप्लीट रिसर्च पढ़ने लगती है। इसके बाद लूसी सीधा प्रोफेसर नॉर्मन को कॉल करती है और अपने बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि उसने अपने ब्रेन की 30% कैपेसिटी अनलॉक कर ली है। प्रोफेसर नॉर्मन को पहले लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी लूसी उनके रूम में रखे टीवी को बिना टच किए कंट्रोल करना शुरू कर देती है और ये देखते ही प्रोफेसर नॉर्मन को यकीन हो जाता है। लूसी बताती है कि CPH4 उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स को लगातार एक्टिवेट कर रही है और अब वो बहुत जल्द अपने ब्रेन की 100% कैपेसिटी अनलॉक करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए आखिर कितना वक्त बचा है। लूसी कहती है कि अब उसे न दर्द महसूस होता है, न ही उसके अंदर पहले जैसी कोई डिजायर बाकी है। धीरे धीरे इमोशंस और फीलिंग्स भी उससे दूर होती जा रही हैं। प्रोफेसर नॉर्मन उसकी कंडीशन को समझ जाते हैं और उसे नेचर के एक बेसिक रूल की याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी सीखा गया है उसे आगे ट्रांसफर करना ही जिंदगी का असली पर्पज है। नॉर्मन की ये बात लूसी को एक नई डायरेक्शन दे देती है। वो उनसे मिलने का प्रॉमिस करती है, लेकिन उससे पहले लूसी को CPH4 के बचे हुए 3 पैकेट्स किसी भी कीमत पर हासिल करने थे। टीवी पर अपनी न्यूज देखते ही लूसी कुछ ही सेकंड्स में अपना पूरा लुक चेंज कर लेती है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर डेल रियो से कांटेक्ट करती है और यूरोप में हो रही CPH4 ड्रग स्मगलिंग की सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने रख देती है। इसके बाद वो डेल रियो की स्क्रीन पर उन 3 स्मगलर्स की फोटोज भी इंस्टेंटली शेयर कर देती है जिनके पेट के अंदर CPH4 छिपाई गई थी। लूसी की ये अनबिलीवेबल एबिलिटीज देखकर डेल रियो के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद लूसी फ्लाइट में बैठकर यूरोप के लिए निकल पड़ती है। लूसी की दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बर्लिन, पेरिस और रोम में CPH4 लेकर जा रहे तीनों स्मगलर्स को पकड़ लिया जाता है। लेकिन फ्लाइट के अंदर लूसी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो इंसैनली फास्ट स्पीड से रिसर्च कर रही थी ताकि यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर अब तक इंसान ने जो कुछ भी डिस्कवर और अंडरस्टैंड किया है उसकी मैक्सिमम नॉलेज कलेक्ट करके प्रोफेसर नॉर्मन तक पहुंचा सके। इस दौरान लूसी अपने ब्रेन की 40% कैपेसिटी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उसके बॉडी के सेल्स उसके कंट्रोल में नहीं रहे थे। सेल्स अपनी मर्जी से काम करने लगे थे। धीरे धीरे उसके दांत गिरने लगते हैं और उसकी बॉडी हवा में डिसॉल्व होने लगती है। वो किसी तरह प्लेन के टॉयलेट में पहुंचती है और खुद को अंदर लॉक कर लेती है। अपनी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए लूसी CPH4 को कंज्यूम करना शुरू करती है। कुछ देर के लिए उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है और उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक लूसी की बॉडी के पार्टिकल्स हवा में बिखरने लगते हैं। दूसरी तरफ डेल रियो को डॉक्टर्स बताते हैं कि लूसी एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। तब तक लूसी अपने ब्रेन की 50% कैपेसिटी अनलॉक कर चुकी थी। जैसे ही वह हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है, डेल रियो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब लूसी को रोकना इतना आसान नहीं था। वह सिर्फ अपना हाथ हिलाती है और एक पल में पूरी टीम को बेहोश करके सुला देती है। इतना ही नहीं, लूसी
डेल रियो की गन की पूरी मैगजीन भी खाली कर देती है। इसके बाद लूसी उससे CPH-4 के उन पैकेट्स के बारे में पूछती है जो उन 3 लोगों के पेट के अंदर छिपाए गए थे और जिन्हें पुलिस ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल ले जा चुकी थी। लूसी फिर डेल रियो की कार में बैठती है और उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। डेल रियो लूसी की अनबिलीवेबल पावर्स देखकर हैरान हो गया था। उधर हॉस्पिटल के बाहर मिस्टर जैंग का आदमी उन तीनों स्मगलर्स पर नजर रखे हुए होता है। वो लगातार फोन पर मिस्टर जैंग को हर एक अपडेट दे रहा था। अब लूसी की पावर्स इतनी एडवांस हो चुकी थी कि वो मोबाइल नेटवर्क तक को देख सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने हाथों से नेटवर्क को कंट्रोल करके मिस्टर जैंग और उसके आदमियों के बीच हो रही बात को सुनने लगती है। मिस्टर जैंग के आदमी पैकेट्स तक पहुंचे उससे पहले लूसी का वहां पहुंचना जरूरी था, इसलिए लूसी खुद कार की ड्राइविंग सीट संभाल लेती है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उसने लाइफ में कभी ड्राइविंग नहीं की होती, फिर भी वो कार को इतने अच्छे से कंट्रोल कर रही थी जैसे कोई गेम खेल रही हो। उसकी ड्राइविंग देखकर डेल रियो की भी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिस्टर जैंग के आदमी पहुंच चुके थे। वे वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक कर देते हैं और उन तीनों लोगों के पेट से CPH-4 के पैकेट्स निकालने लगते हैं। तभी वहां लूसी आ जाती है। मिस्टर जैंग का एक आदमी किसी तरह 2 पैकेट्स को ब्रीफकेस में रखकर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो तुरंत अपने साथियों को लूसी को शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अब लूसी वो नॉर्मल इंसान नहीं थी। उसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। लूसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी गुंडों को हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। फिर वो ब्रीफकेस अपने कब्जे में ले लेती है और CPH-4 का पैकेट भी उस आदमी के स्टमक से निकाल लेती है। तीनों पैकेट्स हासिल करने के बाद लूसी तुरंत कार में बैठती है और प्रोफेसर नॉर्मन से मिलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में मिस्टर जैंग की नजर लूसी पर पड़ जाती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस CPH-4 को पाने के लिए उसने इतना बड़ा गेम खेला था, उसके सारे पैकेट्स अब लूसी के पास हैं। प्रोफेसर नॉर्मन आखिरकार यूनिवर्सिटी पहुंच चुके होते हैं, जहां लूसी के ब्रेन की कैपेसिटी को समझने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला था। लेकिन लूसी और प्रोफेसर नॉर्मन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि खतरा भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका है। मिस्टर जैंग और उसके आदमी भी यूनिवर्सिटी तक आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि लूसी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और उसे मार पाना नामुमकिन है। लेकिन मिस्टर जैंग को ये बात पहले से ही पता होती है। वो बिना वक्त गवाए अपने सारे आदमियों को अटैक के लिए रेडी होने का ऑर्डर दे देता है। लूसी उनकी पूरी बात सुन लेती है, इसलिए वो डेल रियो से कहती है कि किसी भी तरह उन लोगों को रोक कर रखो ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर सके। इसके बाद लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को ह्यूमन बॉडी के सेल्स का एक ऐसा राज समझाने लगती है जिसके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लूसी बताती है कि सेल्स इंसान की सिंपल कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा अजीब है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है और अगर कोई अपने सेल्स को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख ले तो वो इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी अचीव कर सकता है। प्रोफेसर नॉर्मन हैरानी से पूछते हैं, अगर दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे इंसान कैलकुलेट करते हैं तो फिर रियलिटी का असली सिस्टम क्या है? लूसी जवाब देती है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान की इमेजिनेशन से भी बाहर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर लूसी कहती है, टाइम ही हर चीज के एग्जिस्टेंस की नींव है, क्योंकि अगर टाइम ही नहीं होगा तो किसी भी चीज के एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग वहां अटैक कर देता है और डेल रियो अपनी टीम के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उधर लूसी भी अपने एक्सपेरिमेंट के फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। वो अपने ब्रेन की 100% कैपेसिटी अनलॉक करने के लिए CPH-4 को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर देती है। प्रोफेसर नॉर्मन काफी टेंशन में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान अभी इतनी बड़ी जानकारी के लिए तैयार नहीं है। अगर ये नॉलेज गलत हाथों में चली गई तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। उधर बाहर डेल रियो और मिस्टर जैंग के आदमियों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी। इसी बीच लूसी CPH-4 कंज्यूम कर लेती है और उसके अंदर एनर्जी और पावर एक्टिवेट होने लगती है। लैब में मौजूद मेटल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और एनर्जी सोर्सेज को कंट्रोल करके लूसी कुछ ऐसा क्रिएट करना शुरू कर देती है जो एक सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड होता है। उसका मकसद होता है दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह स्टोर करना। लेकिन तभी मिस्टर जैंग के आदमी पुलिस पर हावी होने लगते हैं और उनमें से एक आदमी RPG फायर कर देता है। ब्लास्ट के साथ लूसी टाइम ट्रैवल कर लेती है और अब वो सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि टाइम को भी कंट्रोल करने लगती है। वो अपनी मर्जी से किसी भी वक्त और किसी भी जगह ट्रैवल कर सकती है। एक ही पल में वो हजारों साल पीछे चली जाती है और ह्यूमन इवोल्यूशन के पूरे प्रोसेस को अपनी आंखों के सामने देखती
है। फिर वो उस वक्त में पहुंचती है जब डायनासोर इस दुनिया पर रूल किया करते थे और इसी जर्नी के दौरान लूसी इवोल्यूशन के उस सबसे एंशिएंट पॉइंट तक पहुंचती है। अब तक लूसी अपने ब्रेन की 99% कैपेसिटी अनलॉक कर चुकी थी, लेकिन तभी मिस्टर जैंग लैब में आ जाता है। वो लूसी को शूट करने ही वाला था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। लूसी अपने ब्रेन की 100% कैपेसिटी अनलॉक कर लेती है और अगले ही मोमेंट वो अचानक वहां से गायब हो जाती है। मिस्टर जैंग के सामने लूसी नहीं बल्कि सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। गुस्से में मिस्टर जैंग प्रोफेसर नॉर्मन पर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक पीछे से डेल रियो आता है और मिस्टर जैंग को शूट कर देता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक की सारी इंफॉर्मेशन थी। डेल रियो हैरानी से पूछता है लूसी कहाँ गई। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। और इसी मोमेंट के साथ ये मजेदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।